हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 11th का हम तीसरा लेक्चर के लेकर के आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और इनके मेजरमेंट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ध्यान से समझेंगे कि किसी भी मैटर की जो है प्रॉपर्टीज़ दो टाइप की हो सकती है। एक तो प्रॉपर्टी फिजिकल हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग नाम देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, बी केयरफुल। हमारा टॉपिक है मैटर की प्रॉपर्टीज। अब देखिए, किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टीज है वो दो टाइप की हो सकती है। एक प्रॉपर्टी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई और जो सेकंड टाइप की प्रॉपर्टीज है वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हुई। सो अगर हम बात करें यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो ध्यान से समझेंगे। पहले मैं ये बात नोट कर दूं, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट properties observed or measured when no changes occur in the composition of matter, बी केयरफुल। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की वो प्रॉपर्टीज है जो ऑब्जर्व होगी या मेजर्ड होगी जब हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। किसमें चेंज नहीं करेंगे? मैटर की कंपोजिशन में। जो मैटर की कंपोजिशन है, यानी मैटर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, अगर उनकी कंपोजिशन में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं तब वो प्रॉपर्टीज़ आपकी मेजर्ड हो जाएगी या ऑब्जर्व होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की अगर बात की जाए यहाँ पे, जैसे आपका पहला हो गया कलर। अब देखिए, कलर की बात अगर की जाए, मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग तरह के मैटर हैं। एक हमने लिया यहाँ पर गोल्ड और दूसरा हमारे पास मैटर जैसे कि सिल्वर है। अब अगर मैं बात करूँ कलर की, तो गोल्ड का कलर सुनहरा यानी पीले कलर का, और जो हमारे पास सिल्वर है वो वाइटिश कलर का है। इसका मतलब दोनों मैटर अलग अलग कलर से, यानी हम अगर हमको गोल्ड और सिल्वर दे दिया जाए तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कलर के ज़रिए से कि आखिर गोल्ड कौन है और यहाँ पर जो सिल्वर है वो कौन है। तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हुई। ध्यान से समझेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है जिसमें हम कलर के ज़रिए से मैटर को पहचान सकें। हमारे पास जैसे कि गोल्ड और सिल्वर है, उसको हम कलर के ज़रिए से पहचान सकते हैं। अब जो सेकेंड प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो आता है आपका टेस्ट। अब देखिए, टेस्ट भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। जैसे अगर हम दो अलग अलग मैटर ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग ले लें इमली, और सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं सेब, तो सेब और इमली का दोनों का टेस्ट बिल्कुल अलग है, यानी वो दोनों अलग अलग मैटर है। तो अगर हम सेब को खाएं तो उसका टेस्ट कुछ और होगा, इमली को चखें तो उसका कुछ और टेस्ट होगा। तो दोनों मैटर अलग अलग हैं, तो इसका मतलब वो भी उसकी क्या हो जाएगी, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी। ओके, सिमिलरली टेस्ट के अलावा हमारे पास ऑर्डर हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास दो मैटर अलग अलग हैं। मान लीजिए हमने घर में एक चिकन बनाया और एक जो हमारे पास पनीर, तो दोनों की ऑर्डर आएगी वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की होगी। इसका मतलब हम अलग अलग तरीके से पहचान सकेंगे कि हाँ चिकन कौन है, और हमारे पास जो
पनीर है वो कौन है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो ऑब्जर्व होगी या मेजर्ड की जाएगी जब हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे मैटर के कंपोजिशन में। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए कलर का हो गया, टेस्ट हो गया, ऑर्डर, और भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया और फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और इसके अलावा आपका पोलैरिटी हो गई, पोलैरिटी, ओके, और डेंसिटी हो गई। ये सब की सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर से एक बार ध्यान से समझेंगे, हमारा टॉपिक है मैटर की प्रॉपर्टीज। अब देखिए मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती है, एक तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई और एक आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की वो प्रॉपर्टीज है जो ऑब्जर्व होगी, मेजर्ड की जाएगी जब हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे मैटर के कंपोजिशन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा कलर, अब कलर हमको साफ साफ है, अगर हमारे पास दो अलग अलग तरह के मैटर आ जाए तो हम कलर के जरिए से पहचान पाएंगे कि हाँ ये मैटर कौन है, वो मैटर कौन है, यानी इसमें हमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसी तरीके से टेस्ट की बात की जाए, अब हमारे पास दो अलग अलग तरह के मैटर हैं, उनका टेस्ट बिल्कुल अलग अलग होगा, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तब पर भी हम पहचान पाएंगे कि हाँ ये मैटर कौन है, वो मैटर कौन है। सिमिलरली हमारे पास ऑर्डर की हो गई, वो भी सारी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारे के सारे किस में आते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर में आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो ऑब्जर्व हो, ऑब्जर्व्ड व्हेन सम केमिकल चेंजेस, some chemical changes are done। मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसे हम ऑब्जर्व कर सकें जब हम उसमें कुछ केमिकल चेंज कर दें। बिना केमिकल चेंज किए हम केमिकल प्रॉपर्टीज को पहचान नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए कि दो तरह के कंपाउंड हैं, ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास दो तरह के कंपाउंड हैं, एक कंपाउंड ए है और एक हमारे पास कंपाउंड बी है। अब देखिए ये हमने पहले से माना है, ऐसा समझ लीजिए, ये हमें मालूम है कि ये एसिड है और ये हमारे पास बेस है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, एक एसिड है हमारे पास, एक बेस है, लेकिन हमें ये बात नहीं मालूम है लेकिन ये बात नहीं मालूम है। अपने आप को समझाने के लिए ये बात समझ रहे हैं हम लोग कि एक कंपाउंड ए है जो कि एसिड है, एक कंपाउंड बी है जो कि बेस है। हमें ये मालूम नहीं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ये हमें क्लियर नहीं है। अब जैसे कंपाउंड में एसिड में हमने ले लिया मान लीजिए HCl और यहाँ पर हमने बेस में ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए दोनों का कलर, अगर कलर की बात की जाए, अगर मैं कलर की बात करूं तो कलर में HCl और NaOH दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं। फिर से एक बार समझेंगे, जो हमारे पास एसिड HCl है और जो हमारे पास बेस NaOH है वो दोनों कलर में ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके पास दोनों ये कंपाउंड आपके सामने ला दिए गए तो कलर में तो ट्रांसपेरेंट है, यानी दोनों कलर में सेम है। आप कैसे पहचान पाएंगे कि NaOH कौन है, HCl कौन है, यानी एसिडिक नेचर वाला कौन है, बेसिक नेचर वाला कौन है? तो आप इसे ऐसे डायरेक्ट नहीं पहचान सकते हैं। ओके, ठीक इसी तरीके से कलर के तरीके से नहीं पहचान सकते हैं। अब अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट के ज़रिए से भी नहीं पहचान सकते हैं। वो कैसे? अब देखिए हमारे पास जो एसिड होते हैं जनरली बहुत ख़तरनाक होते हैं, जो हमारे और सारे एसिड्स हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। अगर इसको हम टेस्ट करें तो हमारी ज़बान जो है जल जाएगी। ज़बान क्या हो जाएगी बेटा? जल जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास कुछ बेसिस भी ऐसे होते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, वो भी जला देते हैं। तो इसका मतलब हम HCl, NaOH वगैरह को हम लोग डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब हम टेस्ट का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्डर की बात कर ली जाए तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो हमने दो एग्जाम्पल लिए HCl और NaOH का, वो हम कलर के ज़रिए से नहीं पहचान सकते हैं, ऑर्डर के ज़रिए से नहीं पहचान सकते हैं, टेस्ट के ज़रिए से नहीं पहचान सकते। तो पहचानेंगे कैसे? जब आप इसमें कुछ केमिकल चेंज करेंगे। कैसे केमिकल चेंज करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे।
जैसे अगर हमारे पास एसिड है, ध्यान दें, हमें मालूम नहीं है, कंपाउंड है कोई ए, कंपाउंड ए है, अब हमें नहीं मालूम कि ये एसिड है। अगर मैंने इसको बेस से ट्रीट कराया और बेस को ट्रीट कराने के बाद अगर ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसके अलावा वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हम मानेंगे जो कंपाउंड ए है वो एक्चुअल में क्या है बेटा, एसिडिक कैरेक्टर वाला है, दैट मीन्स एसिडिक है, यानी एसिड है। अगर मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड बी है, अगर हमने एसिड से रिएक्शन कराया और इसने सॉल्ट और वाटर बना दिया, तो हम बोलेंगे ये जो कंपाउंड बी है बेटा वो क्या है, बेसिक कैरेक्टर वाला है, यानी बेस है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब हम कोई केमिकल चेंज करेंगे, जब हम कोई केमिकल चेंज करेंगे तभी पहचान पाएंगे कि हमारे पास जो मैटर है वो कौन प्रॉपर्टीज़ को रख रहा है, उसके पास क्या ख़ास बात है, वो क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो दो तरह की, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जानी जा सकेगी जब हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे उनके कॉम्पोजिशन में, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ तभी ऑब्जर्व होगी जब आप कुछ केमिकल चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल में हमने बोला कि हमारे पास कलर, टेस्ट और ऑर्डर वगैरह या मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन सब की वजह से हम लोग मैटर की रियलिटी को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हम लोग को करना क्या होता है बेटा, कुछ केमिकल चेंजेस करने होते हैं। तो इसमें बहुत सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। उनमें से एक तो हमारा एसिडिटी हो गया, बेसिकसिटी हो गया, बेसिकसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, और भी सारे ये हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, मेजरमेंट्स ऑफ मैटर। सो हेडिंग लगाएंगे मेजरमेंट्स ऑफ मैटर। मेजरमेंट ऑफ मैटर। मेजरमेंट्स ऑफ मैटर। तो अब देखिए हम लोगों ने प्रॉपर्टीज की बात कर ली है कि मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एक आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एक आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने मैटर की प्रॉपर्टीज तो जान लिया, अब मैटर का मेजरमेंट करना भी बेहद ज़रूरी होता है। अब क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि अगर हमको घर बनवाना है तो घर बनवाने के लिए हमारे पास पहले से एक एस्टिमेट होता है कि हमारे पास इतने भाई इतने के हमारे पास कमरे होंगे, इतने भाई इतने के हॉल होंगे, इसमें से इतने किचन होगा, हमारा इतना आंगन होगा, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि बिना मेज़रमेंट के मैटर का कोई आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मैटर के मेज़रमेंट्स के बारे में। अब ध्यान से सुनेंगे कि मेज़रमेंट्स मैटर का दो टर्म के ज़रिए से होता है, एक तो आपका नंबर है और जो दूसरा है वो आपका यूनिट है। मेज़रमेंट मैटर का दो टर्मिनोलॉजी के ज़रिए से पूरा होता है, एक तो आपका नंबर है और एक आपका यूनिट है। अगर मेरे पास मेज़रमेंट करना है किसी भी सिस्टम का, किसी भी मैटर का, तो इन दो के बगैर नहीं कर सकते, यानी नंबर और यूनिट दोनों साथ साथ होने चाहिए। अब हम चाहें कि एक के ज़रिए से करें तो ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए हमारे पास 5 kg शुगर है, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 5 kg शुगर की, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो 5 है आपका ये तो नंबर हुआ और ये जो आपके पास kg है ये आपकी क्या हो गई बेटा, यूनिट हो गई। अब चाहें कि आप इन दोनों को सेपरेट कर लें, यानी अलग कर लें, यानी 5 को अलग करें और kg को अलग करें, तो इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब देखिए मान लीजिए 5 शुगर, तो 5 शुगर का कोई सेंस नहीं निकल रहा है यहाँ पे, या kg शुगर इसका भी कोई सेंस नहीं निकल रहा है।
5 शुगर कोई सेंस नहीं निकल रहा है, केजी शुगर ये भी कोई सेंस नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास मेजरमेंट्स हैं बिना नंबर और यूनिट के कॉम्बिनेशन के बगैर पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग। ओके, तो कहने का मतलब यही हुआ कि मेजरमेंट अगर किसी भी मैटर का करना है तो हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी होने चाहिए, एक तो नंबर हो और एक यूनिट। इन दो का सम करेंगे यानी आपस में जोड़ेंगे तो पूरी तरीके से किसी मैटर के मेजरमेंट के बारे में वो एक्सप्लेन करेगा। जैसे हमने दिया कि 5 kg शुगर, इसका मतलब 5 किलोग्राम शुगर है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें यहाँ पे 12 डजन बनानाज, 12 आपका नंबर हो गया और जो डजन है वो आपका क्या हो गया बेटा, यूनिट हो गई। तो 12 डजन बनाना, ये एक सेंस निकल रहा है। लेकिन अगर बोले 12 बनाना तो ये आपका सेंस बेहतर नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, फिर से एक बात समझेंगे, हमारा टॉपिक है मैटर का मेजरमेंट। अब किसी भी मैटर का मेजरमेंट दो तरह के, दो टर्मिनोलॉजी के जरिए से होता है। एक तो नंबर है, दूसरा यूनिट। नंबर को यूनिट से ऐड करेंगे तभी आपका पूरा सेंस मैटर के मेजरमेंट का निकलने वाला है। ओके, अच्छा थोड़ा सा और एक बार समझ ले, यूनिट क्या है। यूनिट क्या है, तो यूनिट बेटा कुछ नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए से आप किसी भी अननोन चीज़ को मेज़र करते हैं। ओके, फिर से एक बात समझेंगे, यूनिट एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसके ज़रिए से किसी हम अननोन चीज़ों को मेज़र करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए हमारे पास आटा है। क्या है बेटा, आटा है। आटा कोई अननोन चीज़ है हमारे पास। अब हमको यूनिट की ज़रूरत है। आटा को मेज़र करने के लिए हमारे पास यूनिट किलोग्राम है, तो किलोग्राम के ज़रिए से हमने आटा को मेज़र किया। किलोग्राम एक इंस्ट्रूमेंट है, आटा एक अननोन चीज़ है। इन दोनों को कंपेयर किया और हमारे पास पता चला कि 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 100 kg एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यूनिट के ज़रिए से यानी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से उसको हमने रिलेट किया, जिससे हमारे पास एक सेंस निकल के आ रहा है। ओके, तो यूनिट क्या है, यूनिट एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसका यूज़ हम किसी भी अननोन चीज़ को मेज़र करने के लिए करते हैं। ओके, ध्यान दें। हम अब किसी भी मैटर का, ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब मैटर का जो मेज़रमेंट था बेटा वो दो सिस्टम के ज़रिए से डिफाइन किया गया था। एक सिस्टम था मैटर के मेज़रमेंट का, वो था इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम। और जो सेकेंड सिस्टम आपका आया वो था आपका मैट्रिक सिस्टम। मैटर के मेजरमेंट का दो तरीके से सिस्टम आया, एक आपका इंग्लिश सिस्टम आया और एक आपका मैट्रिक सिस्टम। अब इंग्लिश सिस्टम में और मैट्रिक सिस्टम में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़े से फ़र्क हैं जिसमें हमारे पास जो मैट्रिक सिस्टम है वो ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। अब वो क्या है, ध्यान से समझेंगे। मैट्रिक सिस्टम के बारे में समझ लें, इंग्लिश सिस्टम अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, पहली बात तो जो मैट्रिक सिस्टम है इसको लॉन्च किया गया है इन 1875 में फ्रांस। ये मोर फॉलो किया गया। इसकी वजह ये थी कि इसमें जो है डेसिमल वर इंक्लूडेड। यहां पर ऐसा नहीं था। देखिए, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, इसमें बस एक चीज़ ये ऐड हो गई है, डेसिमल। इसमें कोई ऐसा नहीं था। यहाँ पर अगर 2 kg है तो 2 kg ही रहेगा, इसको हम 2.5 kg नहीं। इंग्लिश सिस्टम के ज़रिए से हम लोग कोई डेसिमल वाली मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे 2.5 या 0.5 kg या 5.6 सेंटीमीटर। ये सारा काम हम इंग्लिश सिस्टम में नहीं कर सकते थे। लेकिन जो हमारे पास मैट्रिक सिस्टम आया
उस सिस्टम के ज़रिए से हमने डेसिमल को भी इंक्लूड करा लिया, और हम इसके ज़रिए से, इस मेज़र में, इस सिस्टम के ज़रिए से हम लोग कोई भी डेसिमल मेज़रमेंट्स हम लोग कर सकते थे। जैसे 2.5 kg का यूज़ कर सकते थे हम लोग, 5.3 ग्राम्स का यूज़ कर सकते थे, किलोग्राम का, लीटर का, मीटर का, सारी चीज़ों का यूज़ कर लेते थे। ओके, फिर से एक बात समझेंगे, मैटर का मेज़रमेंट कर रहे हैं हम लोग, नंबर प्लस यूनिट को मिलाकर के हम किसी भी मैटर का मेज़रमेंट कर सकते हैं। बिना इन दोनों के कोई आइडेंटिटी नहीं मिलती है, कोई सेंस नहीं निकलने वाला है। इसका मतलब मैटर का अगर मेज़रमेंट करना है तो हमारे पास नंबर और यूनिट दोनों होने चाहिए। ओके, अब दो तरीके से सिस्टम आया, एक तो पहले आया इंग्लिश सिस्टम और फिर बाद में आया मैट्रिक सिस्टम। इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना है कि इसमें हम लोग डेसिमल वाली क्वांटिटी को मेज़र नहीं कर सकते थे, जबकि मैट्रिक सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते थे बेटा, डेसिमल वाली क्वांटिटी को भी यूज़ करके मेज़र कर ले रहे थे। इसीलिए ज़्यादा फॉलो किया गया, इसे कम फॉलो किया गया। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लें। सो हम लोगों ने मेज़रमेंट्स मैटर में एक तो इंग्लिश सिस्टम के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल की, और इसके अलावा हमारे पास जो मैट्रिक सिस्टम था उसके बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी हासिल की। देखिए, जो मैट्रिक सिस्टम और जो हमारे पास इंग्लिश सिस्टम था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पूरे दुनिया के साइंटिस्टों ने एक नई तरह की यूनिट्स का डेवलपमेंट किया, जिसे हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। इन सिंपल, इन जनरल हम लोग एसआई यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट्स में जितने भी हमारे पास मेजरमेंट्स आए, जितने भी हमारे पास क्वांटिटीज़ आई, जितने भी हमारे पास यूनिट्स आए, उनका यूज़ पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा था। इंटरनेशनल लेवल का मतलब कि पूरे दुनिया में, हर कंट्री में, हर मुल्क में इस यूनिट का यूज़ किया जा रहा था। ओके, तो अब मैट्रिक सिस्टम में और इंग्लिश सिस्टम में क्या था, कहीं पाउंड में, तो कहीं केजी में, कहीं क्विंटल में, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जिस सिस्टम का यूज़ पूरे कंट्री में सेम, उस सिस्टम का नाम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन सिंपल एसआई यूनिट्स। अब देखिए, ये लॉन्च कब हुआ, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स में साइन कब हुआ, यानी मोहर कब लगी है, पेरिस में 1875 में। अब इस सिस्टम ने कुछ बेसिक यूनिट्स, बेसिक क्वांटिटीज़ को तैयार किया है। उन बेसिक क्वांटिटीज़ में कुल मिलाकर के 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जिन क्वांटिटीज़ का यूज़ करके हम और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को तैयार कर सकते हैं। अब उन 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ में कौन कौन सी हैं, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, अमाउंट, टाइम, मास, लेंथ। ये 7 हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसका यूज़ करके हम और भी फिजिकल क्वांटिटी और भी यूनिट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक चार्ट बना दिया है। इस चार्ट में बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम है, इनका सिंबल है, इनके नेम्स, यूनिट्स के नेम है, और इन यूनिट्स का सिंबल क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल कैपिटल आई है, एसआई यूनिट्स में इसका नाम एम्पियर है, और इसके अलावा एसआई यूनिट्स में इसका जो सिंबल है वो कैपिटल ए है। इसी तरीके से टेम्परेचर की बात की जाए, जो सेकेंड आपका बेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसका सिंबल कैपिटल टी है। एसआई यूनिट्स में इसका नाम केल्विन है, और एसआई यूनिट्स में इसका सिंबल के है। ठीक इसी तरीके से इंटेंसिटी आपका बेस फिजिकल क्वांटिटी का थर्ड बेस, सिंबल आई वी। इस यूनिट्स का एसआई में नेम कैंडिला, इस यूनिट का जो सिंबल एसआई में सी डी। अमाउंट की बात की जाए, अमाउंट का सिंबल जो हमारे पास स्मॉल एन, नेम ऑफ एसआई यूनिट्स मोल, और सिंबल ऑफ एसआई यूनिट्स MOL मोल। ओके, ठीक इसी तरीके से टाइम, सिंबल स्मॉल टी, एसआई यूनिट्स में नेम सेकेंड्स, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट्स S। और इसी तरह से बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ का मास हो गया है, सिंबल स्मॉल m, नेम ऑफ एसआई यूनिट्स किलोग्राम्स,
और एसआई यूनिट्स में जो सिंबल इसका केजी, ओके। और नेक्स्ट जो आपका लास्ट है वो आपका लेंथ है। सिंबल क्या है, स्मॉल एल है। एसआई यूनिट्स में इसका नाम मीटर है और एसआई यूनिट्स में इसका सिंबल क्या है, स्मॉल एम है। आई होप आपको बेटा ये बात समझ में आई होगी। पहले भी आप क्लास 9th और 9th वगैरह में डिस्कस कर चुके होंगे इसके बारे में। तो क्योंकि हमारा चैप्टर बिल्कुल बेसिक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, तो इसमें हम लोग को इन सब बातों से भी थोड़ा सा जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, ओके। तो हमारे पास ये टॉपिक था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स का यूज़ जो है पूरे दुनिया भर में किया जाता है। ये पूरी तरीके से क्लियर है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। इसी का यूज़ जो है हम पूरे कंट्री वाले करते हैं, ठीक है। इसमें से हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाई गई हैं, जिसका यूज़ करके हम और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को तैयार कर सकते हैं। वो हम लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट्स में देखेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें। सो नेक्स्ट, प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स में जो हम लोग कुछ प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर एक चार्ट बना दिया है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। पहले इसको थोड़ा सा और समझ लें थोड़ी सी। 10 to the power -12 पीको, प्रीफिक्स इज व्हाट, पीको, रिप्रेजेंट करेंगे पी से। 10 to the power -9 प्रीफिक्स नैनो, स्मॉल एन से। 10 to the power -6 माइक्रो, रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। 10 to the power -3 मिली, रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से। 10 to the power -2 सेंटी, सी से। 10 to the power -1 डेसी, डी से। 10 डेका, डी से। 10 to the power 2 हेक्टो, स्मॉल एच से। 10 to the power 3 किलो, कैपिटल के से। 10 to the power 6 मेगा, कैपिटल एम से। 10 to the power -9 गीगा, कैपिटल जी से। 10 to the power 12 टेरा, कैपिटल जी से, ओके। तो ये आपकी कुछ प्रीफिक्स हैं जो एसआई यूनिट्स के पहले आ सकती हैं, आती भी हैं, ठीक है। जैसे कुछ कन्वर्जन की अगर बात की जाए, यहाँ पे कन्वर्जन में जैसे हम बोले टेन की पावर -12 में 10 to the power -12 सेकेंड में कितने नैनो सेकेंड होते हैं। अगर मुझे ये बताना हो कि हाउ मेनी नैनो सेकेंड इन 10 to the power -12 सेकेंड, तो बहुत सिंपल है। आपको 10 to the power -9 सेकेंड में नैनो सेकेंड को कन्वर्ट करना है। वेरी सॉरी, 10 to the power -12 सेकेंड में आपको नैनो सेकेंड बनाना है। तो बहुत सिंपल है, सिंस हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि 10 to the power -9 सेकेंड जो है बराबर होता है 1 नैनो सेकेंड के। 10 to the power -9 सेकेंड बराबर होता है 1 नैनो सेकेंड के। तो अगर हम बोले 1 सेकेंड में कितने नैनो सेकेंड, तो 1 में 10 to the power -9 नैनो सेकेंड। तो एक सेकेंड में इतने नैनो सेकेंड, तो इतने सेकेंड में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तुरंत। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 में 10 to the power -9 टाइम्स 10 to the power -12 नैनो सेकेंड। सॉल्व करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, -3। इसका मतलब क्या आ गया बेटा, 10 to the power -3 नैनो सेकेंड इन 10 to the power -9 सेकेंड, सॉरी 10 to the power -12 सेकेंड। हाँ, सो 10 की पावर -12 सेकेंड में 10 to the power -3 नैनो सेकेंड्स होंगे। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन ये आ सकता है कि मान लीजिए हमारे पास 10 की पावर -12 मीटर है। अब इतने मीटर में हमको बदलाना है कि कितने माइक्रोमीटर होते हैं, हाउ मेनी माइक्रोमीटर इन 10 to the power -12 मीटर। बहुत सिंपल है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे, सिंस वी नो दैट इन 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू में 10 to the power -6 मीटर, 10 to the power -6 मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर, ओके। सो हम वो बात करें 1 मीटर बराबर कितने माइक्रोमीटर होंगे, तो 1 में 10 to the power -6 माइक्रोमीटर।
तो 1 मीटर में अगर इतने माइक्रोमीटर होंगे तो इतने में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻12, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए 10⁻6 हो गया, इतने माइक्रोमीटर हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 10⁻6 माइक्रोमीटर। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं छोटी छोटी बातें। तो ये आपके पास बहुत यूज़फुल प्रीफिक्स हैं जो SI यूनिट्स में यूज़ की जाएंगी। इसे आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट करके आप इसे याद भी कर लें कि 10⁻12 अगर लगा हुआ है तो आप उसको पीको बोलेंगे। अब वो पीको मीटर हो सकता है, पीको सेकेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक लगाते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी हम लोगों ने जाना कि SI यूनिट्स जो है एक ऐसी यूनिट्स है जिसमें हमारे पास 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके हम लोग और भी तरह तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ को बना सकते हैं। अब उन क्वांटिटीज़ में हम लोग एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लें। पहली जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में आता है, एक मास हो गया एंड वेट, मास एंड वेट। अब पहले बात समझ लें कि मास और वेट है क्या, मास और वेट में डिफरेंस क्या है। अक्सर हम लोग छोटी क्लास में ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि मास और वेट को दोनों एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है बेटा, अलग अलग है। ओके, इसे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए मास की अगर बात की जाए तो मास इज अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, प्रेजेंट इन इट। मास जो है किसी भी मैटर का टोटल अमाउंट होता है। बी केयरफुल, मास जो है किसी भी मैटर का टोटल अमाउंट होता है। अब बात समझें इसको, जैसे अगर हम बात करें हमारी बॉडी का मास सपोज 60 kg है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में जो हमारे पास स्किन हो गई, जो हमारे हेयर्स हो गए, जो हमारे पास मसल्स हैं, ब्लड्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, और जो हमारे बॉडी में एयर है और तमाम तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ये सारे के सारे मैटर्स को मिला करके जो ओवरऑल अमाउंट होगा वो हमारी बॉडी का मास हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मास का मतलब ये है कि किसी भी मैटर का टोटल अमाउंट, कि उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, किसी भी बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है वो उसका मास होता है। लेकिन अगर हम वेट की बात करें सो वेट बिल्कुल अलग है। वेट फोर्स एक्टिंग on a body plus mass जबकि वेट जो है बॉडी का मास और जो उस पर फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है ग्रेविटी के थ्रू, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, उनका जो सम होगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, वेट हो जाएगा। बात समझे ध्यान से। मास मैटर, किसी भी बॉडी में मैटर कितना प्रेजेंट है वो उसका मास हो गया, जबकि वेट क्या है, वेट जो है बॉडी का मास और उस पर जितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसका सम क्या होगा बेटा, मैटर होगा। वेरी सॉरी वेट होगा। ओके, अब देखिए मास हमेशा कांस्टेंट होगा, ऑलवेज कांस्टेंट। मास हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे आप अपनी बॉडी का मास अर्थ पे मेजर करें, चाहे मून पे जाकर मेजर करें, चाहे मंगल प्लेनेट पे करें, चाहे वीनस प्लेनेट पे करें, कहीं पर भी करेंगे, हर जगह आपका मास उतना ही होगा जितना आपका पहले था। वो अलग बात है आप खा पी करके मोटे हो जाए, पतले हो जाए, वो अलग बात है। कहने का मतलब मास कहीं भी घटने वाला या ज़्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन वेट कांस्टेंट नहीं रहता, नॉट कांस्टेंट।
वेट आपका कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। आप अर्थ पे मेजर करेंगे तो वेट कुछ होगा, मून पे करेंगे कुछ और होगा, मंगल प्लेनेट पे करेंगे कुछ और होगा, मार्स प्लेनेट पे करेंगे, कहीं भी करेंगे हर जगह वेट अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि हर जगह ग्रेविटी, यानी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे अर्थ पे हमारी सुटेबल 9.8 है, मून पे चले जाएंगे 6 टाइम्स कम है, यानी मून पर हमारा वेट क्या हो जाएगा? अर्थ के मुकाबले 6 टाइम्स कम होगा। तो कहने का मतलब वेट डिपेंड्स करेगा कि वहाँ पर ग्रेविटी कितनी लग रही है, वहाँ पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, तो मास और वेट में ये मेन डिफरेंस है कि मास जो है कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर टोटल प्रेजेंट है, और जबकि वेट क्या है कि उस बॉडी पर फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है और उस बॉडी का मास जो है उसका सम यानी प्लस, वो उसका वेट हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो ये बात होगी मास और वेट की। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट ऑफ मास, एसआई यूनिट ऑफ मास किलोग्राम केजी। एसआई यूनिट जो है मास की केजी होती है। अब एक बात और समझ लें, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब मैटर तो केजी में लिया नहीं जाएगा। क्या मैं मान लीजिए हमारे पास सोडियम है तो 1 किलोग्राम सोडियम लेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है कि क्योंकि हम हमेशा जो है इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी में जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में क्या करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उस केस में, उस सिचुएशन में हम लोग बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग किलोग्राम का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर इससे भी छोटी यूनिट का यूज़ करेंगे, और उस छोटी यूनिट का नाम क्या हो जाएगा? जैसे ग्राम्स अदर यूनिट्स में। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि मास और मैटर, मास और वेट क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है। और एसआई यूनिट की बात की जाए तो मास की एसआई यूनिट केजी है, और अदर यूनिट्स की बात की जाए तो ग्राम में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वॉल्यूम। सेकंड जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी में आ रहा है वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम एक्चुअल में कैपेसिटी है। वॉल्यूम जो है एक्चुअली कैपेसिटी है। अब कैसी कैपेसिटी? ध्यान देंगे, एक बॉटल है, एक बॉटल है, उस बॉटल में कितना पानी आ सकता है वो उसका वॉल्यूम हो गया, यानी कैपेसिटी। एक कमरा है, उसमें कितने बच्चे बैठ सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि वॉल्यूम इज नथिंग बट इट इज ओनली कैपेसिटी, कि उसमें कितना जगह है, उसमें कितना जगह है ताकि कोई ऑब्जेक्ट उसमें प्लेस की जा सके। ओके, अब देखिए वॉल्यूम को आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, क्लास 9th या 10th में आपने डिस्कस किया होगा कि अगर मेरे पास कोई क्यूब हो, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, और ये इसकी हाइट हो गई। तो आपने पढ़ा होगा वॉल्यूम में, मैथमेटिक्स वाले ध्यान देंगे, जो वॉल्यूम है वो आपने पढ़ा होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब देखिए लेंथ का मेजरमेंट किसके ज़रिए से करते हैं हम लोग? मीटर के ज़रिए से। विड्थ ये भी एक लेंथ है, इसको भी मीटर के ज़रिए से मेज़र करेंगे, और हाइट भी एक तरीके से लेंथ है, इसका भी मेजरमेंट मीटर से करेंगे। सो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। तो अगर हम वॉल्यूम की एसआई यूनिट की बात करें, अगर मैं वॉल्यूम की एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, सो मीटर क्यूब। ओके, एसआई यूनिट वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है। ओके, ओके, अच्छा, अब मीटर क्यूब, मीटर तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अगर हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो मीटर तो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, यानी एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो हम लोग क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए भी वॉल्यूम में यूनिट्स बताए गए हैं। अब वो यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं, ध्यान से देखेंगे। अदर यूनिट्स,
अदर यूनिट्स लीटर, मिलीलीटर, सीसी सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या सीसी बोले, डेसीलीटर, डेसीमीटर क्यूब, ये सब के सब अदर यूनिट्स हैं वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए। ओके, अब थोड़ा सा कुछ नोट में डालकर आप बातों को नोट कर लें कि इनमें भी कुछ रिलेशंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml के, और जो 1000 ml है ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी सीसी के बराबर होता है, और जो 1000 सीसी है वो 1/1000 मीटर क्यूब के होता है, और इसके अलावा ये बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान देंगे, वॉल्यूम एक कैपेसिटी है, अगर मैं बात कर रहा हूँ पे इसकी एसआई यूनिट्स की, 100 मीटर क्यूब। इसमें कुछ और भी हमारे पास यूनिट्स आती हैं, क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी को मेज़र करने में लिए जाती हैं। उसमें लीटर आ रहा है, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब वगैरह। अब इसमें कुछ रिलेशंस हैं, वो रिलेशंस आपको हमने नोट करा दिए हैं, इसे आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, थर्ड जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है वो आपकी आती है डेंसिटी। डेंसिटी, अब देखिए डेंसिटी आपने पढ़ा है, डेंसिटी जो होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। आपने पढ़ा है कि जो डेंसिटी है वो मास अपॉन में वॉल्यूम के बराबर होती है। अब अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, सो वेरी सिंपल, ध्यान दें, मास की एसआई यूनिट बेटा क्या होती है, केजी, अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, लीटर और मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, गुड, मीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या है कि जो डेंसिटी की एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। ओके, नेक्स्ट, टेम्परेचर, फोर्थ, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है, किसी भी बॉडी को कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है वो आपकी टेम्परेचर कहलाएगी। ठीक है, फिर से एक बार समझ लें, टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस, कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है वो उसका टेम्परेचर कहलाती है। अब टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास थर्मामीटर आते हैं। ठीक है, अब थर्मामीटर में कुछ यूनिट्स लगे होते हैं, जिन यूनिट के ज़रिए से हम बता पाते हैं कि वो बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। अब उन यूनिट में आपके पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट की अगर टेम्परेचर की बात की जाए, एसआई यूनिट अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो केल्विन होता है, ये आपको हमने नोट पहले भी करवा दिया है। ओके, तो एसआई यूनिट टेम्परेचर की केल्विन होती है, लेकिन कुछ और भी यूनिट्स हैं जिसका यूज़ आप जैसे कि डॉक्टर्स वगैरह करते हैं, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, हाँ, डिग्री सेल्सियस वगैरह, तो हम उसका यूज़ करके थोड़ा सा एक रिलेशन चेक कर लें कि क्या रिलेशन है इन यूनिट्स में। T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू में T डिग्री T केल्विन माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू में T डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। सो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब आपको अगर मान लीजिए डिग्री सेल्सियस पता है तुरंत आप केल्विन निकाल लेंगे, आपको केल्विन पता है फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे। कहने का मतलब अगर आपको एक वैल्यू पता है आप उसका कन्वर्जन दूसरे में कर सकते हो, वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कन्वर्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मुझे कन्वर्ट करना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, वेरी सिंपल, क्या करेंगे सॉल्यूशन देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास ये है, टी डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 5। फ़ारेनहाइट का रिलेशन ये है, टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए डिग्री सेल्सियस में कितना गिवन है 40, आप यहाँ पास 40 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू में टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई व्हाट 9। 5 5 8 40 मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, क्या आएगा बेटा 9 8 जा 72, टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इक्वल टू में 9 8 जा 72। अब इसको उधर कर दीजिए, टी डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू में 32 प्लस 72, यानी टी डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू में 2 2 4 7 3 10, यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर हमारे पास कोई एक यूनिट में अगर टेम्परेचर की कोई वैल्यू गिवन हो, आप उसे अदर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी सिंपल, ये याद कर लें, मामला बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट प्रेशर। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में आता है प्रेशर। अब प्रेशर क्या है आप जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया। ओके, प्रेशर एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट, फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है बेटा, वो होती है पास्कल। फोर्स की एसआई यूनिट पास्कल होती है, फोर्स की एसआई यूनिट पास्कल होती है। अब इसके अलावा भी कुछ अदर यूनिट्स हैं। देखिए पास्कल के यूज़ हम लोग फिजिक्स में करते हैं, केमिस्ट्री में भी कुछ और यूनिट्स हैं, उनका यूज़ बहुत ज़रूरी है, उन्हें हम थोड़ा सा आपको नोट कराते हैं, आप नोट कर लें। ओके, अदर यूनिट्स में देखिए कौन कौन आ रहा है। एक तो आपका आता है एटीएम, बार, टोर, एमएमएचजी, सीएमएचजी, पास्कल। ये आपके पास इतनी तरह की यूनिट्स होती हैं जिस यूनिट के ज़रिए से आप प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं किसी भी मैटर यानी बॉडी का। ओके, अब इसमें कुछ रिलेशन है वो नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जब मोल कॉन्सेप्ट, स्टाइकोमेट्री वगैरह डिस्कस करेंगे वीडियोस में, तो वहाँ पर इनका यूज़ बहुत होगा, इसलिए आप उसे ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नोट देखिए 1 एटीएम जो है, 1 एटीएम ये बराबर होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1 बार इक्वल होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल, एंड 1 एटीएम बराबर होता है इतना बार, 1.013 बार, एंड 1 एटीएम बराबर होता है 760 mmHg, एंड दिस बिकम इक्वल टू में 76 cmHg, और 1 एटीएम एक और है, ये बराबर होगा 760 टोर के। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। ओके, आई होप आपको बेटा ये समझ में आ गई होगी। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने बेटा क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। एक तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ की बात की, जिस प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने क्या क्या जाना बेटा, एक तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा हम लोगों ने मेजरमेंट्स ऑफ मैटर पढ़ा। मैटर के मेजरमेंट्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने आपको नोट करा दिया। इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग और नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू।